कर्म और क्रियाशीलता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके चैते जनक करियर मतलब बिहार सर के साथ आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं आपको ले चलूंगा आज Q20 पर, और ये हमारी मॉक टेस्ट 10 चल रही है और ये सिंघम सीरीज चल रही है 2023 की। आपका बहुत स्वागत है। आपके प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर मैं आपसे बात करूंगा आपके। और मैं आपके लिए जो पहला क्वेश्चन लाया वो है हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा। ये वाला कालीबंगा पूछ रहा हमसे, कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? क्या वो राजस्थान में या बिहार में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो यहां पर आप देखेंगे ये जो कालीबंगा कहां स्थित है, वो राजस्थान में। सीधा उत्तर आएगा 10 सेकंड के भीतर। कहां स्थित है? वो राजस्थान में। ये Q20 सीरीज है, यानी कि 20 मिनट में 20 प्रश्न, इसलिए चैनल पर अंत तक बने रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर राजस्थान की बात करूंगा मैं आपसे, तो कालीबंगा राजस्थान में कहां है? तो आज राजस्थान के ये यहां पर राजस्थान के हनुमानगढ़, कहां पर? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका मतलब हुआ ये स्थल कभी गंगानगर जिले में हुआ करता था, गंगानगर जिले का जो विभाजन हुआ तो उससे क्या बना? हनुमानगढ़ बना। वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, पहले होता था गंगानगर जिले में। इसी खोज 1900 यहाँ पर उत्खनन जो हुआ है, लेकिन जो खुदाई हुई है वो 1952-53 में इन्होंने करवाई है। अमलानंद घोष ने कराई है। आपके AN घोष कहते हैं शॉर्ट में इनको, इन्होंने। और किस नदी के तट पर? ये सरस्वती। आप जानते होंगे सरस्वती का पुराना नाम क्या है? घग्गर। क्या नाम है? घग्गर नदी भी कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रट लेंगे आप लोग यहां से। और दुनिया के जुते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। यानी जुते हुए खेत के प्रमाण जो मिले, जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जुते हुए खेत के प्रमाण कहीं से मिले तो कालीबंगा से मिले। वेरी मोस्ट रट लेंगे आप लोग। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या मतलब होता है? काली चूड़ियां। और किसने खोजा है इसको? अमलानंद घोष ने। और इसकी खुदाई जो हुई है 1952-53 के दौरान से आरंभ हुई और लंबे समय तक चली। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है आपके राजस्थान के। मैं बताऊंगा आपको आगे कि जो महारानी रजिया है, जो सुल्ताना बनी वहां की दिल्ली की पहली विद्रोही सेनापति, जो इख्तियार उल दीन अल्तूनिया है, जो इससे किस किले में निर्मित कर लिया रजिया को? तो आप जानते होंगे क्या वो आनंदपुर साहिब है या शाहपुर कांडी है, किला मुबारक या गोविंदगढ़ या संयुक्त उत्तर किला मुबारक? क्या नाम है? किला मुबारक इसका सही उत्तर है। और किला मुबारक कहां स्थित है वर्तमान में? वर्तमान में ये पंजाब में स्थित। यहीं पर अल्तूनिया ने रजिया को कैद कर लिया और रजिया ने 1236 से लेकर के 40 तक शासन किया। ये इल्तुतमिश की चहेती बेटी थी और दिल्ली की पहली महिला सुल्ताना है। रटकर जाएंगे, दिल्ली की पहली महिला सुल्ताना कौन है? रजिया सुल्ताना। ये इल्तुतमिश की बेटी है जिन्होंने 1236 से और 40 तक शासन किया। और आपकी जो हत्या है वो यहाँ पर कैथल नामक स्थान पर की गई, आपके 1240 में। यहाँ पर धोखे से आपकी हत्या की गई थी इनके भाई के द्वारा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। किला मुबारक का निर्माण लोग कहते हैं कि हमारे ही एक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा करवाया गया, ऐसा लोग कहते हैं। बाद में एक हिंदू शासक हुए दाब नाम के, उन्होंने किले का पुनर्निर्माण करवाया। ये किला मुबारक पंजाब राज्य में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको अगला क्वेश्चन लाया हूं Q20 सीरीज में। ये Q20 है, 20 मिनट में 20 प्रश्न आपके। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस लड़ाई के साथ हुआ? क्या श्रीरंगपट्टनम है, वांडीवास है, पोलिनोर है या पोर्टोनोवा है? सही उत्तर इसका है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। क्या उत्तर सही है इसका? श्रीरंगपट्टनम। ये कर्नाटक में स्थित महत्वपूर्ण स्थान है। ये मैसूर राज्य की राजधानी थी। और हैदर अली को आधुनिक मैसूर का निर्माता कहते हैं आपके। और इस क्रम में इसको बढ़ावा दिया इसके पुत्र टीपू सुल्तान ने। इसको अगर टीपू सुल्तान ने अगर नींव रखी अगर हैदर ने, तो टीपू ने इसको एक नया आकार प्रकार दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और यहीं पर जो टीपू की हत्या हुई कब? आपके 1799 में, जो कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा है? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। और इसी में इसकी पराजय हुई। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। का नाम है? लॉर्ड वेलेस्ली नाम है, ये नाम है उसका। और इसी के काल में कहीं ना कहीं इसकी स्वतंत्र सत्ता का अंत हुआ मैसूर राज्य की। टीपू को मैसूर का बाघ कहते हैं, मैसूर का शेर कहते हैं, इसे आप याद कर लेंगे। आधुनिक अगर मैसूर का निर्माता कोई है तो कौन है? वो टीपू सुल्तान है। इसको आप रट के जाएंगे यहां से। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा एक आयोग बना। कौन सा? हंटर आयोग। क्वेश्चन ये, तो हंटर आयोग कब बनाए? क्या ये 82 बनाए या 57 बनाए या 79 में या 67 में? सही उत्तर इसका है 1882, 1882। ये इसका सही उत्तर है आपके। विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो एक आयोग बना है, शिक्षा आयोग, तो आखिर ये किसके लिए? ये प्राथमिक शिक्षा, किसके लिए?
प्राथमिक शिक्षा, बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, इसको रट के जाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन, जो स्थानीय संस्थाएं, ये स्थानीय जो लोकल संस्थाएं, उनके अंतर्गत आपके इनकी स्थापना की जाएगी प्राइमरी स्कूलों की। और स्थानीय संस्थाओं का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। विलियम हंटर के नेतृत्व में प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ। और अब याद कर लेंगे, इसका नाम है प्राथमिक शिक्षा। ये क्वेश्चन आया है, हंटर आयोग ने अपनी सिफारिशों में शिक्षा के लिए किसका सुझाव दिया, किसकी सिफारिश की? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर, क्या उत्तर हुआ आपका? प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए इसका उत्तर हुआ 1882, 1882। ये वही लॉर्ड रिपन है आपके, जिन्होंने 1881 में भारत में पहली वास्तविक जनगणना करवाई। यद्यपि पहली जनगणना मेयो ने करवाई थी, लॉर्ड मेयो ने 1872 में, लेकिन पहली वास्तविक जनगणना वो करवाई रिपन ने 1881 में। वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10 साल पर जनगणना चल पड़ी आपके हमारे यहाँ पर। इस तरह मैं आगे बताऊंगा किसने, कौन सा पर्व है जो सिक्किम में मनाया जाता है, कौन सा? मैं पर्व से आपको Q20 में हमेशा क्वेश्चन दे रहा हूं आपके, क्योंकि पर्व से, त्योहार से क्वेश्चन आना तय है। क्या वो ड्री है, क्या वो सोनम लोचार है, क्या वो गांग सिंगाई? यहाँ पर सेकंड नहीं है आपके। सही उत्तर इसका सोनम, ये वाला लोचार है। ये त्योहार आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है आपके सिक्किम में मनाया जाने वाला। और सिक्किम के साथ साथ इसे असम में भी मनाया जाता है। ये त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका नाम क्या है? सोनम लोचार त्योहार है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसे बौद्धों के लिए, किसके लिए? बौद्धों के लिए, बौद्धों का ऐसे नववर्ष, हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे कहने से आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये बौद्धों के नववर्ष के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार है बौद्ध धर्म का। इंपॉर्टेंट कर दे, सोनम लोचार नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैं Q20 में लेकर आया हूं। बैंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्या आघाती वाद्य है, या तुषिर है, या तुर्र है, या तंतु वाद्य यंत्र? सही उत्तर का तंतु वाद्य यंत्र का सही उत्तर है। यानी कि आप कह सकते हैं तंतु वाद्य यंत्र इसका बैंजो। आखिर ये बैंजो क्या है? तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ दुनिया का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दुनिया का? ये वीणा है। कौन सा है? ये वीणा है, जैसे शारदा माँ बजाया करती हैं आपके, वीणा आपके। तो एक विद्वान हुए बहुत बड़े, अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। ऐसा लोग कहते हैं इन्होंने बैंजो, यहाँ पर बैंजो और वीणा के मेल से क्या बना दिया इन्होंने बना दिया सितार। क्या बना दिया? एक सितार यंत्र का आविष्कार किया इन्होंने। लोग कहते हैं कि जो बैंजो वीणा का जो आविष्कार है वो सितार है। और कौन लेकर आया इसको? अमीर खुसरो लेकर आया है। तो बैंजो है वो तंतु वाद्य यंत्र है। बैंजो बड़ी भारी प्रचलन में रही, यही सितार बाद में लोग कहते हैं इसी का रूप आपका गिटार बना, लोग ऐसा कहते हैं आपके। तो आप बताएंगे सितार और तबला, ये दो ऐसे बाद में आपके इंस्ट्रूमेंट रहे म्यूजिकल। इन दोनों का ही श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। इसके बारे में इतिहास के पन्नों में आपसे विस्तार चर्चा करूंगा कि अमीर खुसरो क्या है और इनके बारे में। फिलहाल जो बैंजो है, बैंजो वीणा का संयुक्त रूप क्या माना जाता है? सितार माना जाता है। इसका सही उत्तर क्या है आपके? ये आ गया। इस क्रम में मैं आपके लिए Q20 लाया हूं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल, क्या नाम है उसका? पंचमढ़ी। क्या नाम है? पचमढ़ी है आपके। और इसके बारे में आप बताएंगे पचमढ़ी कहां स्थित है? पीर पंजाल में, सतपुड़ा में, शिवालिक में, अरावली में? सही उत्तर इसका क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा का ये महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? ये पचमढ़ी आपके। और ये होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के, यहाँ पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और इसे सतपुड़ा को, ये पचमढ़ी आपके, इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी कहते हैं। इसको याद कर लेंगे यहाँ से आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पचमढ़ी कैसा स्थान है? एक पर्यटक स्थल है। कैसा स्थल है? ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। और इसे मध्य प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। किसको? आपके पंचमढ़ी को। बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। इस क्रम में मैं अगला क्वेश्चन लाया हूं। बनास, पार्वती, काली, ये किसकी सहायक नदियां हैं? क्या ये सरस्वती की हैं, कोशी है, चंबल है, यमुना है? तो आप जानते हो बनास, पार्वती, काली ये चंबल की सहायक नदियां। किसकी हैं? ये चंबल की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा, और आप जानते हैं चंबल किसकी सहायक है? तो चंबल सहायक है यमुना। किसकी सहायक है? यमुना की। और चंबल नदी कहां से? ये जाना पाव की पहाड़ी से। कौन सी से? ये जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा क्षिप्रा भी इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी भी इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ, आप जानते होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है आपके ये उज्जैन शहर। और आप जानते हैं चंबल नदी को बहुत ज्यादा घातक माना जाता है, क्योंकि चंबल नदी बीहड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। और चंबल के चलते ही अब नल का अपर्दन होता है, गुली इरोजन होता है। कौन सा? गुली इरोजन। जो बच्चे जानते होंगे गुली इरोजन होता है इसके चलते आपके, यानी कि अब नल का अपर्दन, यानी कि बीहड़ बनते हैं इसके चलते। क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं आपके। क्या नाम है? चंबल नदी। ये सहायक है कौन सी? बनास, पार्वती, काली
और मैं लिखा छिपरा नदी भी लिखी है मैंने आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट, ये भी चंबल की सहायक नदी है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा इनमें से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। क्या नाइट्रोजन है, का CO2 है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो आप जानते होंगे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो आवर्ती सारणी है, कौन सी, जो आवर्त सारणी है, उसका सबसे पहला तत्व कौन सा है आपके? सबसे पहला तत्व हमारा ये हाइड्रोजन ही है। कौन है? ये हाइड्रोजन ही है। और ब्रह्मांड में जितने भी हमारे तारे हैं या सूर्य है, चाहे वो तारा है चाहे वो सूर्य है, आप जानते सूर्य भी एक तारा ही है, ये सब बच्चों को बताओगे यहाँ पर, सूर्य भी एक तारा ही है। लगभग 71% इतना, लगभग 71% क्या पाया जाता है? ये हाइड्रोजन पाया जाता है यहाँ पर। और लगभग 27%, लगभग कहा है मैंने आपसे, यहाँ से 70 क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है आपके हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है यहाँ पे आपके, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके, यानी लगभग 70-71% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। और उसका क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। इसी आपके इसके संयोग से आप जानते होंगे जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो कहां पाई जाती है? आपके इन आपके ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको वेल डाउन पंपा आज शब्द किससे संबंधित है? क्या घास के मैदान है, बादल है, घाटियां या वाणिज्यिक? तो क्या सही उत्तर है ये घास के मैदान है। क्या है ये सब घास के मैदान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। घास के मैदान का मतलब है हमारे यहाँ से कि आखिर जो वेल्ड है, ये दिखाई दे रहा है, वेल्ड है। और आपका जो डाउन्स है यहाँ पर ऐसे बहुत सारे घास के मैदान है। जो पंपास है ये वाला, तो जो वेल्ड है ये दक्षिण अफ्रीका, कहां पर? ये साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान है। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान है। और आपके पंपास आपके अर्जेंटीना में, कहां पर? अर्जेंटीना में, और आपके उरुग्वे में, और आपके उरुग्वे में, और दक्षिणी ब्राजील वाले भागों में पाए जाते हैं। इनको मेरे कहने से आप याद कर लेंगे, बल्कि अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मैं पहले बता चुका हूं, इस चैनल को शेयर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे और मैं आपके लिए क्या भेज दूं। ऐसा जल्दी से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक तेजी से कर दीजिए, नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो नए नए डेली लाया करूं आपके, और नई नई आपके लिए सूचनाएं पहुंचाता रहूं आपके लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट है पे, इसको याद कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में मैं आपके लिए Q20 में 11वां क्वेश्चन, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, इटांकी नाम का नेशनल पार्क है, वो आपके कहां पर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नातांकिकी भी कहते हैं इसको। और कहां पर है? क्या नागालैंड में, मेघालय, अरुणाचल या मणिपुर? तो इसका सही उत्तर है इटांकी आपके नागालैंड में स्थित। कहां स्थित है? ये नागालैंड में स्थित है। नागालैंड उत्तर पूर्व का एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य आप जानते होंगे, और नागा नाम की यहाँ बड़ी जनजाति पाई जाती है आपके। और यहाँ पर इसमें आपके जो आपके सुनहरे पूंछ वाला जो लंगूर है यहाँ बड़ी मात्रा में, इसके अलावा गोह पाया जाता है। यहाँ पर आपके कुछ विशेष प्रकार के हिरण पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके ऐसे कुछ विशेष प्रजातियां आपके जो यहाँ पर मिलती है। कहां पर? आपके इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर स्थित है आपके, जो स्थित है आपके यहाँ पर आपके इटांकी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके इटांकी नागालैंड में स्थित है। और इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है, कहां चला गया? इटांकी, ठीक है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा आपके यहां से संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति गठन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके क्योंकि जो मसौदा समिति है, मसौदा समिति को ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं इसको। और एक कब बनी है? 48, 47, 49 या 46। तो आप जानते हैं संविधान की जो मसौदा समिति है बहुत इंपॉर्टेंट है। B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में इसका गठन 1947 में, यानी जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, उसके बिल्कुल जस्ट कुछ दिन बाद, यानी कि यहाँ पर 29 अगस्त, इसको आप याद करेंगे, 29 अगस्त को 1947 को इसका गठन हो रहा है आपके यहाँ पर 1947 में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल कितने लोग थे? कुल 7 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित इसके कुल 7 सदस्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कहते हैं इसको? ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। इसी ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, निर्माण किया आपके, और उसी के आधार पर हमारा संविधान बना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार, शिल्पी या निर्माता भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको यहां से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य था जो नीति निर्देश सिद्धांत संबंधित है? वो DPSP कह रहा है। कौन? DP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वाला।
राज्य के तत्व हैं, क्या जीवन व्यक्तिगत का संबंध है इससे, क्या आपका अस्पृश्यता है, क्या ग्राम पंचायत है या अल्पसंख्यक। तो इसका जो सही उत्तर है आपके, वो सही उत्तर है ग्राम पंचायतों का गठन। कौन सा? ग्राम पंचायतों गठन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रटकर जाएंगे, वेरी मोस्ट है। आप जानते होंगे संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख हुआ, यानी राज्य का दायित्व है वो पंचायतों का गठन करे। कोई पंचायत भंग हो गई है तो वह चुनाव करवाए। अब किसी पंचायत का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो आप जानते हैं कहां पे आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और आप जानते हैं इन तत्वों का उल्लेख कहां हुआ है? संविधान के भाग 4 में हुआ है, आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसको रटेंगे आप लोग यहां से, क्योंकि आपके लिए यूनिक पार्ट है। ये बार बार मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। यहां से राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की संख्या, प्रस्तावक पूछ रहा है। तो आप जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एक और सपोर्टर, यानी कि सपोर्टर मान होता है आपके, उसको आपके सपोर्टर मान होता है समर्थक। प्रस्तावक और समर्थक ये 2 वर्ड है हमारे पास, इसको बोलते हैं प्रपोजलर एंड सपोर्टर। तो हमें मालूम है 50 मेंबर प्रस्तावक, प्रपोजलर 50 होने चाहिए सपोर्टर, यानी कुल 100 लोगों का होना आवश्यक माना जाता है चुनावों के लिए। क्या होता सही है इसका? 50 मेंबर सही है आपके। कितने होने चाहिए? 50 प्रस्तावक, प्रपोजलर और 50 समर्थक यानी कि सपोर्टर, यानी कुछ 100 लोग चाहिए होते हैं। तो सही उत्तर क्या है इसका? आपके 50। ये राष्ट्रपति खड़े होने की योग्यता है, और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का संविधान में उल्लेख नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इस समय मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई है? 26 जनवरी 15 को, या 2 अक्टूबर आपके 14 को, या 15 अगस्त 14 को, या पर 2 अक्टूबर 2015 को। आपका ये सही उत्तर है आपके पीएमजेडीवाई। क्या बोलते हैं? पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपके 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई आपके प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से 15 अगस्त को, और इसका जो शुभारंभ हुआ वो 28 अगस्त 2014 को हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, और आज दुनिया की सबसे बड़ी योजना रही है आपके। और इस दिन 1.5 करोड़ खाते पहले ही दिन खोल दी गई। कितने खाते? 1.5 करोड़ खाते पहले ही दिन खोले इस योजना में आपके। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य दुनिया के जहां की जनसंख्या 1.5 करोड़ नहीं है, बल्कि 1 करोड़ भी नहीं है, पर भारत में 1.5 करोड़ खाते खुले। और हर परिवार को यहां से बैंकों से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य था, जो आपके लिए वेरी मोस्ट है इस जनधन योजना का। और इसका जो नारा है वो है मेरा खाता, ये रहा, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका जो मोटो है भाग्य विधाता, रट के जाएंगे, मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना आपके, इसका जो मूल बात है वो ये है मेरा खाता भाग्य विधाता। और ये कब शुरू हुई है? 28 अगस्त 2014 को, और घोषणा कब हो रही है? 15 अगस्त 2014 को, जो इंपॉर्टेंट है। मैं लिख दिया यहाँ पर, पहले ही दिन हर परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इनमें कौन सा क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? क्या अभिलेखन की आवश्यकता है, पुनर्भुगतान की, या ब्याज दर की, या सांख्यिकी, ये आपके सांगठनिक पदानुक्रम की। इसका सही उत्तर है आपके सांगठनिक पदानुक्रम की, ये सही उत्तर है इसका। यानी कि ये क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत नहीं आता। क्या? या अभिलेखन की आवश्यकता आती है, पुनर्भुगतान का प्रकार आता है, इंटरेस्ट रेट आता है। क्या नहीं आता है? सांगठनिक पदानुक्रम नहीं आता है। जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो विस्तार से इसके बारे और चर्चा कराऊंगा, या इकोनॉमी नहीं पढ़ाऊं, जो अर्थव्यवस्था पढ़ने रहेंगे तो विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। इसका सही उत्तर आपके ही है। इस तरह मैं आगे ले जाऊंगा आपको। जिस गति से कोई वस्तु किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करती है ऑर्बिट में, तो उसकी यात्रा क्या कहता है? क्या वो पलायन वेग है, क्या परिवर्तन वेग है, या चरम वेग है, या स्थायी वेग है? सही उत्तर इसका क्या है? पलायन वेग। क्या होता है सही इसका? पलायन वेग सही उत्तर है आपके। आप जानते हैं किसी वस्तु को पृथ्वी से ऐसे स्थान फेंक दिया जाए बहुत तेजी से, जो कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो वो वस्तु वापस लौटकर नहीं आती है। गुरुत्वीय क्षेत्र, कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को, ग्रेविटेशनल क्षेत्र को पार कर जाती है, तो वो दोबारा लौट करके नहीं आती है आपके। तो उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन वेग कहा जाता है। इसे आप याद कर लेंगे। ये साइंस के पन्नों से, इसके बारे में मैं विज्ञान वाले पार्ट में जब जनरल साइंस पढ़ाऊंगा आपको, तो विस्तार से चर्चा कराऊंगा, वहां पर भी आपके इसको आप याद कर लेंगे। इस तरह में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा? क्या वो कार की बेल्ट है यहाँ पर, क्या अलार्म घड़ी है, या बॉल पेन है, या स्टीम आयरन है? तो इसका वो पूछ रहा है ऊष्मागतिकी सिद्धांत। क्या पूछ रहा है? ऊष्मागतिकी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है स्टीम आयरन। क्या उत्तर है? स्टीम आयरन ये ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। आप जानते होंगे यहाँ 19वीं सदी के मध्य में, कब? 19वीं
सदी के मध्य में यहां पर इसके दो सिद्धांत प्रचलन में आए। कितने आए? दो सिद्धांत प्रचलन में आए ऊष्मागतिकी के। उसे बोलते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत और ऊष्मागतिकी का द्वितीय सिद्धांत। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत और ऊष्मागतिकी का द्वितीय सिद्धांत, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि ऊष्मागतिकी के वो दो सिद्धांत कौन से हैं, हम लोग विस्तार चर्चा कर रहा हूं। फिलहाल ये Q20 सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले कह चुका हूं, इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये पढ़ाई की पंचायत चल रही है, ये मैंने आपके लिए तैयार की है। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से प्रश्नों का आना तय है, इसलिए इस पर आप बने रहेंगे लगातार और अपने मित्रों को, सहयोगियों को इससे जोड़ेंगे ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी तक पहुंच सके। मैं अगला क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए, ये वाला। बिच्छू के डंक में इनमें से कौन सा अम्ल पूछ रहा है, एसिड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसिड पाया जाता है आपके, क्या वो ऑक्जेलिक है या मेथानोइक है, सिट्रिक है, एसिटिक है? सही उत्तर क्या है? मेथानोइक अम्ल है आपके, मेथानोइक एसिड है जो बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो आपको मन में विचार आ रहा होगा कि ऑक्जेलिक हम क्या करता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं सफाई के लिए। क्या के लिए करते हैं? सफाई के लिए, आपके जंग हटाने के लिए, जंग लग जाती है आपके, उसको हटाने के लिए। जो सिट्रिक अम्ल है, जो जितने खट्टे पदार्थ हैं उनके इस्तेमाल के लिए, विशेष तौर पर नींबू, विशेष तौर पर नारंगी, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो एसिटिक अम्ल है, इसका इस्तेमाल भी हमारे यहाँ होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है आपके, इसमें इसका इस्तेमाल होता है आपके। इसके अलावा जो फोटो फिल्म है, क्या है, जो फोटो फिल्म है उसमें भी इनका इस्तेमाल हो। बहुत सारे जो फाइबर रबर, जो सिंथेटिक रबर है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिक अम्ल, इसका एसिटिक अम्ल का। और सिट्रिक का इस्तेमाल होता है काई में, ये सभी खट्टे पदार्थों में। जबकि बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। इसको रट लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा आगे। जो अगला प्रश्न लेकर आया हूं वो Q20 का अंतिम क्वेश्चन है। कौन सा एक कवक है? क्या वो पेंसिलियन है, क्या वो स्पाइरोगाइल है, क्या अमीबा या क्लाइमोडामोनास है? सही उत्तर इसका क्या है? कवक को बोलते हैं ये पेंसिलियन, आपके ये सही उत्तर है कवक। कवक को फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। इसी को फफूंद भी कहते हैं। और ये फफूंद नीली या हरे रंग की होती है। फफूंद जो होती है आपके, आप जानते हो दुनिया में पहली अगर कोई एंटीबायोटिक दवाई बनी तो वो कवक से ही बनी, और आप वो बहुत वेरी मोस्टली आपके वो दुनिया की एक अजूबा थी। यहां पर इसको पेंसिलियन को फफूंद या नीली या हरी आपके फफूंद भी कहते हैं। इनको रट लेंगे आप लोग। इस चैनल पर जुड़े रहे। आपके लिए कल एक नया वीडियो फिर लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल पर लगातार बने रहेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।